नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर आज मैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाने वाला हूं। यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पिछले थ्योरी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को भी पूरा और अच्छे से समझेंगे और जो भी मैं बोलता हूं उसको भी ध्यान से सुनेंगे। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आप वह चाहते हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन एबी क्लासेस डाउनलोड करना पड़ेगा। एबी क्लासेस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसको ज्वाइन करना है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक पर क्लिक करें, वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें और नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपको वह जो प्रोसेस मैंने बताई है उसको फॉलो करना है। तो चलते हैं आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ अमोनिया रेफ्रिजरेशन प्लांट वर्क्स बिटवीन 26 डिग्री सेल्सियस एंड -4 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्वेश्चन के अंदर आज अमोनिया की बात की जा रही है। अमोनिया मतलब यहाँ पर रेफ्रिजरेंट यूज किया गया। तो अमोनिया रेफ्रिजरेंट में जो टेम्परेचर दिए गए 26 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैंने बताया था अधिक टेम्परेचर जो रहता है वह किसका रहता है, कंडेंसर का। तो जो कम या फिर माइनस में दिया रहता है वह किसका रहता है, एवोपोरेटर का। तो दोनों टेम्परेचर दिए गए हैं। आगे लिखा है इफ द वेपर इज ड्राई एंड सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। और जो कंडीशन दी है वह लिखी हुई है द वेपर इज ड्राई एंड सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। ये जो कंडीशन रहती है क्वेश्चन के अंदर उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है जिससे आप उसको याद कर सकें, क्योंकि इसी कंडीशन के आधार पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। लिखा है वेपर इज ड्राई एंड सैचुरेटेड कंडीशन एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, नो अंडर कूलिंग। आगे लिखा है कैलकुलेट द सीओपी। सीओपी हमें निकालना है ऑफ द प्लांट एज्यूमिंग देयर इज नो अंडर कूलिंग। जैसा लिखा है नो अंडर कूलिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इफ मास फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज 5 किलोग्राम पर मिनट, मतलब मास की वैल्यू दी है 5 किलोग्राम पर मिनट, देन कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड टू रन द कंप्रेसर। जो कंप्रेसर है उसका वर्क डन हमें निकालना है किसमें, किलोवाट में। आगे लगा यूज रेफ्रिजरेंट टेबल ऑफ NH3। NH3 मतलब अमोनिया की जो रेफ्रिजरेंट टेबल है उसका हमें उपयोग करना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद और कंडीशन समझने के बाद सबसे पहले हमें जो डाटा गिवन है उसको नोट करेंगे और जो डायग्राम बनेगा इस कंडीशन के आधार पर उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और जो गिवन डाटा है उसको हम नोट करेंगे। याद रखें बहुत सारे स्टूडेंटों को समझ में नहीं आ पाता क्योंकि वो जो भी वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के देखते हैं। एक बार जो भी आपका डाटा खर्च होगा और क्या होगा, थोड़ा समय बर्बाद होगा, लेकिन न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। जितना भी मैं समझाता हूँ और जो भी यहाँ पर चिल्ला रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। यहाँ पर सबसे पहले जो पॉजिटिव टेम्परेचर दिया वो किसका, पॉजिटिव या फिर दोनों में से जो अधिक वाला टेम्परेचर हुआ किसका रहता है, कंडेंसर का। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है कंडेंसर टेम्परेचर। शॉर्ट में टेम्परेचर लिख दिया मैंने और वैल्यू दी है उसको लिख दी डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में ही रहने दें। याद रखें अगर केल्विन में डाटा दिया है तो उसको हम डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेते हैं -273 से। मतलब जो टेम्परेचर दिया है केल्विन में उसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 273 का। तो याद रखें यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया गया ऑलरेडी, तो उसको रहने दें। दूसरा टेम्परेचर किसका दिया है, एवोपोरेटर का, तो हमें ऐसा उसका भी लिखना है। ऐसे एवोपोरेटर टेम्परेचर लिख लें। ये भी टेम्परेचर आप देख सकते हैं किसमें दिया है, -4 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, याद रहेगा। कई न्यूमेरिकल मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है। अब केल्विन में दे रखा तो हमें किसकी जरूरत है, डिग्री सेल्सियस की। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना सभी को आता होगा। एक बार और बता देता हूं मैं, हमें क्या करना, जो टेम्परेचर केल्विन में दिया है उसमें से -273 कर देना, 273। जैसे ही माइनस करेंगे आपका डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। अब यहाँ पर और जो डाटा दिया उसको देख लेते हैं। जैसे कि मास दिया हुआ है तो मास m दिया है, m इक्वल टू हम लिख देंगे 5 किलोग्राम पर मिनट। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, जो डाटा निकालना है उसको लिखेंगे। तो हम सीओपी निकालना है तो सीओपी ऐसा लिख के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और हमें पावर निकालना है किसकी, कंप्रेसर की। तो हम क्या करेंगे, पावर ऑफ कंप्रेसर ऐसा लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बस इतना करने के बाद हमें सबसे पहले पीएच डायग्राम बनाना है, प्रेशर और एंथैल्पी। तो
प्रेशर एंथैल्पी सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लें। हमें क्या करना है, सीधी एक वर्टिकल लाइन खींच लेना है इस तरह, और क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना जो ज्वाइंट है एक दूसरे को ज्वाइंट कर देना, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया। और ऐसा एरो बनाए ऊपर को, ऊपर P बना दे मतलब प्रेशर वाली लाइन हो गई, ऐसा एरो बना के यहाँ पर H बना दे मतलब ये एंथैल्पी वाली लाइन हो गई। तो जो बनाने का तरीका, सबसे पहले ऐसा कर्व बनाते हैं, ये कर्व में ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लें, एकदम अंदर को लाते हैं। इधर का कर्व की जो पोजीशन रहती है इस तरफ की लाइन की, ये लिक्विड वाली रहती है, इस तरफ की जो रहती है वह किसकी रहती है, वेपर वाली। इतना समझ गया होंगे आप। हमें क्या करना, ऊपर सबसे पहले एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर देना है, और यहां से एक वर्टिकल लाइन डालना है सीधी, और वर्टिकल लाइन का यहां से फिर एक लाइन ऐसी बढ़ाना है, लेकिन इससे नहीं मिलाना, इससे नहीं मिलाना, सीधी तिरछी करके हमें सीधे पॉइंट यहां पर मिला देना। और हमें क्या करना है, इसको 0.2 देना है, इसको 1 पॉइंट देना है, इसको हम क्या करेंगे 3 देंगे, इसको 4 देंगे। इसके अलावा भी हम बहुत कुछ करना है, ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर डॉट डॉट लाइन चलाना है, और यहाँ पर जो जब एक कर्व से मिल जाएगी तो यहाँ पर ये 1 है तो इसको 1 डैश दे देना है, इसको भी हमें डॉट डॉट इधर को चलाना है, इस लाइन से जहां पर मिल जाएगा उसको हम, ये 4 लाइन में मिल रही है तो 4 वाली इसको डैश दे देंगे, 4 डैश दे देंगे, ठीक है। अब इसका हमें नामांकन करना, तो ये जो कौन सी प्रोसेस है, ये वाली कंप्रेशन प्रोसेस है, तो COMP लिख दिया मैंने शॉर्ट में। ये हमारा कौन सा, कंडेंसर वाली प्रोसेस है, तो हमारी कंडेंसर लिख दिया मैंने। ये हमारी एक्सपेंशन वाली प्रोसेस है तो एक्सपेंशन लिख दिया। ये हमारा क्या है, एवापोरेटर लगा हुआ है यहाँ पर, एवापोरेटर वाली प्रोसेस ये लिख दिया मैंने, और जी मैंने बता चुका हूँ, तो इसका एरो बना देता हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डॉट डॉट कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या 1 डैश है तो यहाँ पर क्या वाली वैल्यू हो जाएगी, H1 डैश हो जाएगी। तो 2 वाली प्रोसेस है यहाँ पर, तो ये वाली क्या हो जाएगी, यहाँ पर H2 हो जाएगी, और ये 1 है तो H1 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो H3 इक्वल H4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H4 डैश हो जाएगा। ये सारी वैल्यू हमें निकालना पड़ेगी कहां से, चार्ट से। लेकिन याद रखें कौन सी वैल्यू कहां से कैसे निकलेगी, इसका हमें याद रखना है। जैसे कि यहाँ 0.2 है, ये वेपर वाली लाइन है, कौन सी, ये वेपर वाली लाइन है 0.2। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकालेंगे H2 वह हम क्या करेंगे, जो 2 पॉइंट कहाँ है, कंडेंसर वाली लाइन पर है। किस पे, कंडेंसर वाली लाइन पर। कंडेंसर वाली लाइन पर टेम्परेचर कितना है, 26 डिग्री सेल्सियस। तो हम जो टेबल देखेंगे उसमें जो 2 वाले पॉइंट पर 2 टाइप की वैल्यू दी रहती है टेबल में, एक लिक्विड वाली एक वेपर वाली। तो वेपर वाली जो वैल्यू होगी वह हम 2 पॉइंट पर देखेंगे, H2 वाली वैल्यू जो होगी वह वेपर की होगी। कितनी वैल्यू पे कितनी टेम्परेचर पर देखेंगे, 26 डिग्री सेल्सियस पर। अब हम बात करते हैं नीचे 1 डैश की, क्योंकि 1 डैश किस पे, वेपर वाली लाइन पर है, कैसा है, वेपर वाली लाइन पर। लेकिन किस टेम्परेचर की लाइन पर है, हमारा यहाँ पर कितना, -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कितना, -4। तो -4 डिग्री सेल्सियस पर हम देखेंगे। लेकिन जो 1 डैश देखेंगे किस पर देखेंगे, वेपर वाली लाइन पर। किस पर, वेपर वाली लाइन पर। तो 1 डैश हमारा H1 डैश कहाँ मिलेगा, वेपर वाली लाइन पर मिलेगा, लेकिन -4 डिग्री सेल्सियस पर। इसी को हमें याद रखना है। अब यहाँ 1 पर वैल्यू नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन होती क्या, ध्यान समझना। 2 से 3 एक्सपेंशन प्रोसेस होगी, 4 से 1 क्या होती है, हमारी एवापोरेटर प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन लिक्विड वेपर में पूरी तरह ऐसा क्वेश्चन बोला जा रहा है कन्वर्ट नहीं हुआ, वो कन्वर्ट कंप्लीट सैचुरेटेड वेपर कहां पर हो रहा है, 2 पॉइंट पर हो रहा है। देखो कंडीशन में लिखा है ड्राई एंड सैचुरेटेड कंडीशन एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन मतलब कंप्रेशन की स्टार्टिंग कहां से हो रही, 1 पॉइंट पर, और एंड कहां हो रहा है, 2 पॉइंट पर हो रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, 1 पॉइंट को हमने वेपर वाली लाइन से नहीं मिलाया। वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 पॉइंट पर, मतलब जो कंप्रेशन का एंड पॉइंट है वह वेपर वाली लाइन से मिल रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ उसी को वेपर वाली लाइन से मिलाया है, 1 को नहीं मिलाया। मतलब 1 वाला जो स्टार्टिंग है कंप्रेशन की, वहां पर पूरी तरह हमारा वेपर नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ वाटर के पार्टिकल्स मौजूद है, मतलब जो स्टीम है वो वेट है। तो वेट है तो उसमें क्या मौजूद रहता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू हमने कितनी मान ली है, x1 मान ली। तो यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन x1 मान ली। तो इस तरह यहाँ पर क्या होगा, हम टेबल से इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो हम फॉर्मूला बता देते हैं। H1 इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वह होता है H4 डैश प्लस x1 इंटू ब्रैकेट के अंदर H1 डैश माइनस H4 डैश। ये फॉर्मूला होता है। इससे हम क्या करेंगे, इस H1 को निकालेंगे, क्योंकि हमने इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन X1 मान लिया।
अब x1 कहां से निकालेंगे उसको भी ध्यान समझ लें। तो x1 निकालते हैं हम, S2 इक्वल टू होता है S4 डैश प्लस x1, फिर इंटू ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है याद रखें, S1 डैश माइनस H4 डैश। इससे हम क्या करेंगे, x1 निकालेंगे, यहाँ पर x1 जो लिखा हुआ उसको निकालेंगे। देखिए सारी वैल्यू किसकी रहती है, एंट्रोपी की रहती है। एंट्रोपी की डायग्राम मैंने नहीं बनाया है, आप अभी मैं बना दूंगा, फिर भी अगर एग्जाम में बनाना पड़ता है तो, क्योंकि एंट्रोपी यहाँ पर यूज की गई है। लेकिन पहले मैं बता दूं ये S2 S4 वैल्यू कहां से लेंगे, ध्यान सुनिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए तो निकालिए, H1 फॉर्मूले से निकाले, H3 और H4 कहाँ है, देखो H3 यहाँ पर है, दिख रहा होगा, किस टेम्परेचर पर, 26 डिग्री सेल्सियस पर है, और कहा किस लाइन पर है, यहाँ पर लिक्विड वाली लाइन पर है। तो हम क्या करेंगे, 26 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे, लिक्विड वाली वैल्यू लेंगे और उसको हम क्या मानेंगे, H3 मानेंगे, और H3 जो भी होगी वही H4 होता है। यहाँ पर H4 डैश देख रहे हैं कितना है, H4 जो डैश है वह किस लाइन पर है, -4 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन पर है, और किस पर, लिक्विड पर है। तो हम क्या करेंगे, जो -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस पर हम क्या करेंगे, जो भी लिक्विड वाली वैल्यू होगी उसको हम नोट करेंगे, और वह क्या हो जाएगा, हमारा H4 डैश हो जाएगा। इस तरह हम वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो वैल्यू निकालते समय उन्हीं पॉइंटों पर हमें किसकी, S2 S4 और S1 की वैल्यू देखना है। तो ध्यान रखें, S2 मतलब जब हम S2 की वैल्यू देख रहे होंगे, किसकी, S2 की वैल्यू देख रहे होंगे, तो वहीं पर हम क्या करेंगे, S2 की भी वैल्यू नोट करेंगे, एंट्रोपी जो चार्ट दिया रहता है उसी के अंदर से। S2 वैल्यू जो S2 की होगी हमारी कौन सी, वेपर वाली फॉर्म में, उसी को हम वेपर वाले फॉर्म में S2 की वैल्यू नोट कर देंगे। S4 डैश देखें तो यहाँ पर जो H4 हम नोट करेंगे, कैसा, लिक्विड वाला नोट करेंगे, और किस टेम्परेचर पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर। उस तरह सेम हम S4 डैश उसी लाइन में नोट कर देंगे। यहाँ पर S1 डैश कहाँ पर नोट करेंगे, जब हम H1 डैश की वैल्यू नोट करेंगे, ये वेपर पर नोट करेंगे, वेपर वाली जो भी वैल्यू दी रहेगी वहीं पर हम देखेंगे आगे चल के S1 डैश की भी एंट्रोपी वाली चार्ट में देख लेंगे S1 डैश की, और कौन सी, वेपर वाली पॉइंट से नोट कर लेंगे। इस तरह सारी वैल्यू मिल जाएंगी हमें, और हम क्या करेंगे, इसमें रख के x1 निकाल लेंगे। x1 जो निकलेगा उसमें रख देंगे तो h1 निकल आएगा। h1 निकलेगा तो हमारी COP बड़ी आसानी से निकल आएगी, क्योंकि COP हम जानते हैं क्या होता है, H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। ये H1 सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है, H4 जो हमारा H4 है तो H3 जो निकाल लेंगे हम टेबल से वही हो जाएगा, और H2 हमारा कौन सा, यहाँ से टेबल से निकालेंगे वही हो जाएगा। और कंप्रेसर का वर्क डन आप लोग जानते होंगे, वर्क डन अगर हम देखें कंप्रेसर का तो क्या होता है, जो मास है रेफ्रिजरेंट इसको करेंगे, और हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, H2 माइनस H1। इससे हम निकालेंगे, मतलब H1 की हमें सिर्फ निकालने की प्रॉब्लम है तो वही निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डायग्राम है इसकी सारी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम, जो हमारा अमोनिया का चार्ट है उससे निकालेंगे। तो चार्ट को कैसे देखना है ये अच्छे समझ लें, बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट आते हैं इस चार्ट से समझ में नहीं आया देखना, तो ध्यान से समझ लें आज। कहीं भी टेबल आपको मिलती है, स्टीम टेबल ना समझें, पहले तो स्टीम टेबल बोलना भूल जाएं। सबसे पहले हमें इसको क्या बोलना है, रेफ्रिजरेंट एंड साइक्रोमेट्रिक टेबल है ना, तो रेफ्रिजरेंट टेबल भी बोल देंगे तो भी चल जाएगा, या RAC की टेबल बोल देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसको पढ़ लें आप, ऐसा लिखा रहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड साइक्रोमेट्रिक टेबल्स एंड चार्ट्स इन SI यूनिट्स। क्या है, SI यूनिट्स। इतना समझने के बाद हमें सबसे पहले चलना कहां पर, जो डाटा हमारा दिया रहता है वहां पर टेबल के अंदर हम लोग इसको जो ढूंढेंगे, आप एक एक पेज खोल के नहीं ढूंढना, जैसे ही आप फर्स्ट पेज से जब सेकंड पेज या थर्ड पेज में इंडेक्स दिया रहता है वहां पर देखेंगे ये पूरी तरह ये कंडीशन लिखी, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर, जो हमारी न्यूमेरिकल के अंदर कंडीशन दी, ये कंडीशन और जिसकी टेबल, जैसे कि हमें अमोनिया NH3 की जो टेबल देखना है ये लिखा रहता है, और पेज नंबर डायरेक्ट दिया रहता है, तो पेज नंबर पे डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही हम पहुंचेंगे तो ये कंडीशन हम अच्छे से पढ़ लेंगे और NH3 या अमोनिया लिखा होगा उसको मिला लेंगे। उसके बाद हमें नीचे वाली जो ये चीजों समझना है, जो यहाँ पर हेडिंग दी गई, जैसे कि पहले में टेम्परेचर दिया रहता है और यूनिट याद रखें डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है, प्रेशर यहाँ पर बार में दिया हुआ है, और जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम में हुआ है मीटर क्यूब पर केजी में दिया है। ये जो VF लिखा हुआ है, इधर वाली जो कंडीशन है वह लिक्विड वाली लाइन की प्रॉपर्टीज रहती हैं, तो जो इधर वाली कंडीशन है वह वेपर वाली लाइन की प्रॉपर्टीज रहती है, किसकी, वेपर वाली। तो हम स्पेसिफिक वॉल्यूम की अगर वैल्यू देख रहे हैं तो लिक्विड वाली लाइन की अगर प्रॉपर्टीज देखेंगे ये वाली नोट करेंगे VF वाली,
और वेपर वाली लाइन की प्रॉपर्टीज नोट करेंगे तो VG वाली करेंगे। इस तरह एंथैल्पी में भी हम क्या करेंगे, इस तरफ की जो BHF लिखा, क्या लिखा HF, यह लिक्विड वाली लाइन की प्रॉपर्टीज है, और इधर वाली जो HG है वेपर वाली लाइन की प्रॉपर्टीज है। इस तरह ये एंट्रोपी लिखा हुआ है जिसमें S1 S2 S3 S4 की वैल्यू देखनी होती है। इधर SF लिखा हुआ है, यह लिक्विड वाली लाइन की प्रॉपर्टीज है, और इधर SG लिखा हुआ है किसकी, वेपर वाली लाइन की प्रॉपर्टीज है, वेपर। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, -4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर दिया है उसकी वैल्यू देखना है। तो कौन कौन सी वैल्यू देखेंगे मैं पहले ही समझा चुका हूँ, सिर्फ हमें ऐसा नीचे करते हुए आना है तो -4 पर पहुंचना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना दिया, -4 लिखा हुआ है, बड़े आसानी से आप पढ़ सकते हैं। इसकी सीधी लाइन में जाना है। हमें क्या क्या चाहिए, 5 और 6 नंबर पर जाना, 5 और 6 नंबर पर, 3 हो गया, 4A हो गया, और मतलब 5A हो गया और 6A हो गया। 5 और 6 नंबर पे हमने टेबल में पहले ही काउंट कर लेते हैं हम लोग कि कौन से नंबर पे एंथैल्पी की वैल्यू दी गई। तो 5 नंबर पे जो दी है वह किसकी है, लिक्विड वाली लाइन की, और 6 नंबर पे किसकी है, वो वेपर वाली लाइन की। अब हम क्या करेंगे, जो हमने लाइन ऐसी ली है, ये जो लाइन है देखो, एक कौन सी लाइन है, लिक्विड वाली, ये कौन सी है, वेपर वाली। तो वेपर वाला हमारे जो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, AH1 डैश की वैल्यू होगी, और ए वाली जो वैल्यू हो जाएगी वह किसकी, AH4 डैश की हो जाएगी, क्या H4 डैश की, क्योंकि ये -4 डिग्री सेल्सियस पर 2 पॉइंट मिल रहा है, एक तो H1 डैश मिल रहा है और H4 डैश मिल रहा है। इसके अलावा जो पॉइंट मिल रहा है देखो, इसके लास्ट में दोनों जो टेबल है वह एंट्रोपी की होती है। तो इधर वाली जो है वह किस क्या हो जाएगा, S1 डैश हो जाएगा, और जो इधर वाली है वह क्या हो जाएगा, S4 डैश हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, ये दो कौन सी वैल्यू में, S1 डैश मिल गया, S4 डैश मिल गया, H1 डैश मिल गया और H4 डैश मिल गया। अब बची हुई वैल्यू है वह हम कहां से देखेंगे, 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से। और हमें फिर से नीचे चलना है, नीचे चले आना है और 26 पे पहुंच जाना है। 26 यहाँ पर लिखा हुआ है 26, तो 26 वाली लाइन पे जाना है। ऊपर पहले कोई न्यूमेरिकल मैंने किया होगा उसकी लाइन बना दी है। तो 5 और 6 नंबर पे जाना है, तो 5 और 6 पे पहुंच गए। ये जो वैल्यू होगी वह किसकी होगी, H2 की होगी। तो ये जो वैल्यू होगी लिक्विड वाली लाइन, यह किसकी होगी, H3 की होगी। ठीक है, मैं पहले ही समझा चुका हूँ, लिक्विड वाली लाइन H3 है और H2 कौन सी होगी, जो हमारी वेपर वाली लाइन। इस तरह ए किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारी S3 की हो जाएगी, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, S2 की हो जाएगी। बस ये सारी वैल्यू हमें नोट करते जाना, याद रखें। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट नोट करके मैं दिखा दूंगा, आपको नोट करते हुए चलना है। इन सारी वैल्यू को देख लिया है, मैं डायरेक्ट नोट कर देता हूँ आपको, जहां पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, फ्रॉम NH3 टेबल एट इतने इतने टेम्परेचर पर, H1 डैश की वैल्यू मैंने जो निकाली 1457.29, H4 डैश की निकाली 181.55, S1 डैश की निकाली 5.672, S2 की निकाली 1483.81, S3 की निकाली S3 और H4 इक्वल होते 322.47, S2 की 5.306। इसके बाद हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पर x1 की वैल्यू निकालेंगे तभी हम क्या निकाल पाएंगे, H1 निकाल पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर लिखना पड़ता है, मैं जो लिखना पड़ता है उसके लिए समय बर्बाद ना करते हुए लिख देता हूँ। हमें लिखना पड़ता है एंट्रोपी बिफोर कंप्रेशन इक्वल इंट्रोपी आफ्टर कंप्रेशन। इंट्रोपी बिफोर कंप्रेशन मतलब पॉइंट 1 की यहाँ की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, S1 लिख देंगे इक्वल, और आफ्टर कंप्रेशन क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो S2 लिख देंगे। अब S1 की जो वैल्यू रहती है वह पूरी ये कंप्लीट रहती है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे S4 डैश प्लस X1 इंटू ब्रैकेट के अंदर S1 डैश माइनस S4 डैश इक्वल S2 की जो वैल्यू है वह हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट टेबल से जो ली है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो हम ये सारी वैल्यू जो यहाँ पर दी है उसको यहाँ से, ये जो टेबल है इससे लिख लेना है मुझे, तो वैल्यू को निकाल देना है। तो यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं S4 की वैल्यू लिखना भूल गया था, ये भी टेबल से निकाली हुई है 0.9324, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट 0.9324 प्लस X1 हमें निकालना है तो उसको ऐसा ही रहने दें। S1 डैश की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं 5.672 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5.672 माइनस S4 की वैल्यू जो बाहर मैंने लिखी हुई है उसको फिर से लिख देते हैं 0.9324,
इक्वल टू H2 की वैल्यू जो दी है यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी मैं लिख देता हूँ, कितनी दी है 5.306। 5.306। अब ध्यान रखें हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है, x1 की वैल्यू निकालना है। तो अगर आप इसको निकाल सकते हैं तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, हमें x1 को x1 रहने दें, मल्टीप्लाई इसमें से इसको माइनस कर दें, इस वैल्यू को डायरेक्ट हम इधर कर देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं x1 इंटू इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो जो मेरी वैल्यू आ रही है वह आ रही है 4.7396 इक्वल, हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है 5.306, इसमें से माइनस इसको कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 0.9324। ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, इसमें ये ना सोचें कि समझ में नहीं आया। अब x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं x1 की, तो इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पर रखेंगे, जो माइनस करके वैल्यू आ रही है 4.7306 बटे ये जो है ये इसके नीचे आ जाएगा 4.7396। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का भाग देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 0.92। मतलब x1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हम बड़े आसानी से क्या वैल्यू निकाल पाएंगे, h1 की निकाल पाएंगे। तो हमें ऐसा लिखना भी पड़ता है, एंथैल्पी एट पॉइंट 1 ऐसा लिख देंगे। तो h1 की जो वैल्यू है, h1 सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा मुझे, ये डैश हो गया प्लस x1 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा h1 डैश माइनस h4 डैश। हम रख लेते हैं सारी वैल्यू, h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा h4 डैश की जो वैल्यू है वह कहां से लेंगे, हम इस टेबल से लेंगे जो हमने पहले निकाल चुके थे। क्या है 181.55 प्लस x1 की जो वैल्यू निकाली 0.92 हो जाएगी, इंटू ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू रख देते हैं जितनी भी यहाँ पर दी है, जैसे कि h1 डैश की दी है 1457.29, h4 डैश की अभी मैंने यहाँ पर रखी हुई है 181.55। अब हमें सिर्फ इसको एक ही बार में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस करें, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस इस वैल्यू का प्लस कर दें। h1 इक्वल टू जो मेरी वैल्यू आ रही है, जो मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, उसको मैं बता देता हूं, ये आ जाएगी 1355.23 वही किलो जूल पर केजी। तो हमारा h1 आ गया। उम्मीद है अब आप एंथैल्पी निकाल पाएंगे। एंथैल्पी का मैं आज ऐसे बता देता हूं, जैसे कि h1 माइनस h4 बटे h2 माइनस h1। h1 जो यहाँ पर है, h1 की जो वैल्यू ए आई हुई है इसको रखना है हमें। h4 की वैल्यू हम कहां से रखेंगे, ये याद रखें, h4 h3 यहाँ पर जो वैल्यू रखी 322.47, इसकी यहाँ पर पुट करें। फिर h2 की वैल्यू हम कहां से लेंगे, h2 की वैल्यू जो वैल्यू ए दी गई इसको लेंगे, और फिर h1 की वैल्यू कौन सी लेंगे, ए वाली लेंगे। इन सब वैल्यू को रख के आप जो कैलकुलेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मेरी जो सीओपी आ रही है वह मैं बता देता हूँ, वह आ रही 8.03। तो आप इसको बड़े आसानी से निकाल पाएंगे, ऐसा एक बार निकाल के देखें। इस तरह आप कंप्रेसर के अंदर जाएंगे तो उसका जो वर्क डन निकालेंगे किलोवाट में, उसमें क्या कर, इसका जो फॉर्मूला क्या आ रही है इंटू ब्रैकेट के अंदर h2 माइनस h1। अब h2 माइनस h1 तो ऑलरेडी यहाँ पर भी निकालेंगे, तो उसको यहाँ पर रख दें। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान समझिए। एम जो इसकी वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर देख सकते हैं, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, कितनी दी है यहाँ पर 5 में हम कितने का 60 का डिवाइड कर दें, याद रखें कितने का 60 का डिवाइड कर दें। तो जो h2 माइनस h1 जो यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पर रख लें, और इसको मल्टीप्लाई कर दें। 60 का डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये मिनट में दिया है और हमें सेकंड में चाहिए, तो 5 में 60 का डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे h2 माइनस h1 कर देंगे, तो हमारा वर्क डन या किलोवाट जो हमारा पावर आ जाएगी। उम्मीद है आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।